नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात फारुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। फारुखाबाद के कोतवाली इंस्पेक्टर संजीव राठौर अपने ऑफिस में बैठे थे। तभी एक अधेड़ व्यक्ति ने उनके ऑफिस में प्रवेश किया। दिखने में वो संभ्रांत लग रहा था, लेकिन उसके माथे पर परेशानी की लकीरें थी। राठौर ने उस व्यक्ति को सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और फिर पूछा, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं, आप अपनी परेशानी बताइए ताकि हम आपकी मदद कर सके। सर, मेरा नाम रमेश चंद्र दिवाकर है। मैं एटा जिले के अलीगंज थाना अंतर्गत झकरई गांव का रहने वाला हूँ। मेरा छोटा भाई दिनेश कुमार दिवाकर पत्नी व बच्चों के साथ आपके ही क्षेत्र के गांव झगवा नगला में रहता है। दिनेश सीआरपीएफ में है और वो श्रीनगर में तैनात है। दिनेश 15 दिन की छुट्टी लेकर 6 जून को आया था, लेकिन वो घर नहीं पहुंचा। उसने मुझे रात 10:30 बजे मोबाइल पर फोन करके जानकारी दी थी कि वो घर के नजदीक पहुंच गया है, लेकिन 8 जून को उसकी पत्नी रमा ने मेरी मां को जानकारी दी कि दिनेश घर आया ही नहीं है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। श्रीनगर कंट्रोल रूम को भी रमा ने दिनेश का फोन बंद होने की जानकारी दी है। भाई के लापता होने से मैं परेशान हूँ और इसी सिलसिले में आपके पास आया हूँ। इस मामले में आप मेरी मदद करें। ये बात 10 जून की है। कोतवाल संजीव राठौर ने रमेश चंद्र दिवाकर की बात गौर से सुनी, फिर बोले, झगवा नगला गांव पांचाल घाट पुलिस चौकी के अंतर्गत आता है। 8 जून को इस गांव के बाहर एक युवक की अधजली लाश बरामद हुई थी। अज्ञात में पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया था। शव की कुछ फोटो है, आप उन्हें देख लो। श्री राठौर ने शव के फोटो मंगवाए, फिर रमेश चंद्र को देखने के लिए थमा दिए। रमेश चंद्र ने सभी फोटो गौर से देखे और फिर रो पड़े, सर ये फोटो मेरे भाई दिनेश के शव के हैं। इसके बाद रमेश चंद्र ने मोबाइल फोन से घर वालों को सूचना दी तो घर में हाहाकार मच गया। थाना प्रभारी संजीव राठौर ने रमेश चंद्र को धैर्य बनाया, फिर मृतक के संबंध में जानकारियां जुटाई। इसके बाद उन्होंने पूछा, रमेश जी आपको किसी पर शक है? हाँ है, रमेश चंद्र गंभीर होकर बोले। किस पर? संजीव राठौर ने पूछा। भाई दिनेश की पत्नी रमा और उसके आशिक अनमोल उर्फ अमन पर। हत्या की जानकारी रमा के भाई राहुल को भी होगी, लेकिन वो बहन के गुनाह को छिपाना चाहता है। रमेश चंद्र दिवाकर की बात सुनकर संजीव राठौर चौंके। उन्होंने इस घटना की सूचना एसएसपी संतोष कुमार मिश्रा को दे दी। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए दिनेश की हत्या का पर्दाफाश करने के लिए एडिशनल एसपी त्रिभुवन सिंह के निर्देशन में एक स्पेशल टीम बना दी। टीम में तेज तर्रार इंस्पेक्टर, कांस्टेबल तथा महिला सिपाहियों को शामिल किया गया। पुलिस टीम ने सबसे पहले मृतक दिनेश के बड़े भाई रमेश चंद्र दिवाकर से पूछताछ की तथा उनका बयान दर्ज किया। पूछताछ में रमेश चंद्र ने बताया कि दिनेश 6 जून की रात घर आया था, लेकिन रमा ये कहकर गुमराह कर रही है कि वो घर नहीं आया। रमा के घर से 200 मीटर दूर अधजला शव खेत में पाया गया था, लेकिन वो शव की शिनाख्त के लिए नहीं गई। एक रोज बाद रमा ने अपने आप को बचाने के लिए सास को पति के लापता होने की जानकारी दी थी। सबसे अहम बात यह है कि जब वो झगवा नगला स्थित रमा के घर गया तो उसने अपने बच्चों से बात नहीं करने दी। घर में ताला बंद करके वो भाई राहुल के साथ ससुराल यानी हमारे यहाँ आ गई। रमा मायके ना जाकर ससुराल इसलिए आई ताकि ससुराल वाले उस पर शक ना करे। गुमराह करने के लिए ही उसने श्रीनगर कंट्रोल रूम को फोन किया था। रमेश चंद्र ने जो अहम जानकारी दी थी उससे पुलिस टीम ने एसएसपी त्रिभुवन सिंह को अवगत कराया तथा हत्या का पर्दाफाश करने के लिए रमा तथा उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए अनुमति मांगी। त्रिभुवन सिंह ने तत्काल पुलिस टीम को अनुमति दे दी। अनुमति मिलने पर पुलिस टीम ने रमा की ससुराल चकरई एटा में छापा मारा। रमा घर पर ही थी। पुलिस को देखकर वो रोने धोने का नाटक करने लगी, लेकिन पुलिस टीम ने उसकी एक ना सुनी और उसे गिरफ्तार कर फारुखाबाद कोतवाली ले आई। रमा का मायका फारुखाबाद के चीनी ग्राम में था। पुलिस टीम ने वहां पर छापा मारकर रमा के भाई राहुल दिवाकर को भी गिरफ्तार कर लिया। रमा का प्रेमी अनमोल उर्फ अमन फारुखाबाद जिले के थाना मेरापुर के गांव घुटना का रहने वाला था।
पुलिस टीम ने उसके घर पर छापा मारा तो वो घर से फरार था। घर पर उसके पिता महेश दिवाकर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि अनमोल 2 दिन से घर नहीं आया है। पुलिस टीम ने जब उन्हें बताया कि पुलिस को एक हत्या के मामले में अनमोल की तलाश है तो वो आश्चर्यचकित रह गए। जब पुलिस टीम लौटने लगी तब अनमोल के पड़ोसियों ने बताया कि अनमोल का एक जिगरी दोस्त है राम गोपाल, जो परचून की दुकान चलाता है। अनमोल जब भी फुर्सत में होता है तब राम गोपाल की दुकान पर पहुंच जाता है। दोनों घंटों बतियाते और अपने दिल की बात एक दूसरे को बताते हैं। राम गोपाल को पता होगा कि अनमोल कहाँ है। ये जानकारी मिलते ही पुलिस टीम ने राम गोपाल को उसकी परचून की दुकान से हिरासत में ले लिया और थाना कोतवाली लाकर जब उससे अनमोल के संबंध में पूछताछ की तो वो उसकी जानकारी से मुकर गया। इस पर पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की। तब उसने बताया कि अनमोल का एक दोस्त कमलकांत शर्मा है, जो उसी के गांव घुटना का रहने वाला है। कमलकांत उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही है और इन दिनों कानपुर देहात जिले के महाराजपुर थाने में तैनात है। अनमोल संभवतः कमलकांत के ही संरक्षण में होगा। राम गोपाल से अनमोल के संबंध में अहम जानकारी मिली तो पुलिस टीम ने महाराजपुर थाने से संपर्क करके सिपाही कमलकांत शर्मा से मोबाइल पर बात की। कमलकांत ने पुलिस टीम के प्रभारी संजीव राठौर को बताया कि अनमोल उसके पास है और वो पुलिस के समक्ष सरेंडर करना चाहता है। ये सुनते ही पुलिस टीम की बाछें खिल गई। इसके बाद पुलिस टीम सिपाही कमलकांत के आवास पर पहुंच गई और अनमोल को फारुखाबाद कोतवाली ले आई। अनमोल को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस टीम ने उसके दोस्त राम गोपाल को थाने से रिहा कर दिया। पुलिस टीम ने थाना कोतवाली पर अनमोल उर्फ अमन से दिनेश कुमार की हत्या के संबंध में पूछताछ शुरू की तो उसने सहजी हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि वो दिनेश की पत्नी रमा से प्यार करता है। दोनों के बीच नाजायज संबंध बन गए थे। दिनेश अवैध संबंधों का विरोध करता था, इसलिए हम दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और शव को खेत में फेंककर जला दिया था। अनमोल ने यह भी बताया कि उसे दिनेश की हत्या का कोई अफसोस नहीं है, बल्कि खुशी है कि उसकी जान बच गई, क्योंकि दिनेश उसे और उसकी प्रेमिका को ही मारने आया था। इसी वजह से वो घर में बिना किसी को बताए छुट्टी लेकर घर आया था। पूछताछ के बाद अनमोल ने हत्या में प्रयोग की गई राइफल भी बरामद करा दी, जो उसने छिपा दी थी। रमा का सामना जब अनमोल से हुआ तो उसने गर्दन झुका ली और पति की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। रमा ने बताया कि पति दिनेश को उस पर शक हो गया था, इसलिए उसने प्रेमी के साथ मिलकर उसे मौत की नींद सुला दिया। हत्या में उसके भाई राहुल का हाथ नहीं है, लेकिन उसे हम दोनों द्वारा हत्या किए जाने की जानकारी हो गई थी। पूछताछ के बाद रमा ने घर में खड़ी लाल रंग की वो स्कूटी बरामद करा दी, जिस पर रखकर उसके प्रेमी अनमोल ने शव को खेत में फेंका था। राहुल ने पूछताछ में साफ इनकार कर दिया कि उसे हत्या की जानकारी थी, लेकिन पुलिस ने उसकी इस बात को खारिज कर दिया। पुलिस टीम ने दिनेश कुमार की हत्या का पर्दाफाश करने तथा अभियुक्तों को पकड़ने की जानकारी एसएसपी संतोष कुमार मिश्रा तथा एएसपी त्रिभुवन सिंह को दी। इसके बाद उन्होंने पुलिस सभागार में प्रेस वार्ता की और अभियुक्तों को मीडिया के सामने पेश करके घटना का खुलासा कर दिया। चूंकि अभियुक्तों ने हत्या का जुर्म कबूल कर दिया था, इसलिए कोतवाली प्रभारी संजीव राठौर ने मृतक के बड़े भाई रमेश चंद्र दिवाकर को वादी बनाकर धारा 302 के तहत रमा, अनमोल तथा राहुल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में एक अध्यापिका की पाप लीला की सनसनीखेज कहानी कुछ इस प्रकार से सामने आई। उत्तर प्रदेश का फारुखाबाद शहर आलू और बीड़ी उत्पादन के लिए दूर दूर तक मशहूर है। यहाँ पर आलू खुदाई और बीड़ी बनाने वाले मजदूर ठेके पर काम करते हैं। आलू खुदाई का काम तो मात्र 3 महीने ही चलता है, लेकिन बीड़ी बनाने का काम पूरे साल चलता है। यहाँ का बीड़ी उत्पादन का कारोबार कई राज्यों में फैला है। बीड़ी व्यापार के लिए दूर दूर से व्यापारी आते हैं। इसे मजदूरों का शहर भी कहा जाता है। इस शहर का नाम फारुखाबाद कैसे पड़ा, इसकी भी एक कहावत है। पहले फर्क बात में, बाद में उसको कहते फारुखाबाद, यानी बात में फर्क और विवाद, हर बात में झूठ फरेब का बोलबाला। इसी फारुखाबाद जिले का एक गांव है चीनी ग्राम। इसी गांव में देवकरण दिवाकर अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी मालती के अलावा बेटी रमा तथा बेटा राहुल था। देवकरण दिवाकर प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी। घर में सभी भौतिक सुख सुविधाएं थी। उनकी बेटी रमा खूबसूरत थी। जवानी की राह पर कदम रखते ही उसकी सुंदरता में और निखार आ गया था।
उसके चाहने वाले अनेक थे, लेकिन वो किसी को भाव नहीं देती थी। रमा जितनी खूबसूरत थी उतनी ही पढ़ाई लिखाई में भी तेज थी। उसने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में पास की। इसके बाद उसने बीएड किया। उसी दरमियान उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। रमा ने भी आवेदन किया, लेकिन किसी कारणवश परीक्षा रद्द हो गई, जिससे रमा की शिक्षक बनने की तमन्ना अधूरी रह गई। देवकरण को जवान बेटी के ब्याह की चिंता सताने लगी थी, इसलिए वो उसके लिए लड़का तलाशने लगे। बेटी की इच्छा के अनुसार वो किसी टीचर वर की तलाश में थे, लेकिन कोई शिक्षक वर मिल नहीं रहा था। उन्हीं दिनों एक रिश्तेदार के माध्यम से उन्हें दिनेश कुमार के बारे में पता चला। दिनेश कुमार के पिता राजेश दिवाकर एटा जिले के झकरई गांव में रहते थे। उनके 2 बेटे रमेश चंद्र व दिनेश कुमार थे। राजेश एक संपन्न किसान थे। वो बड़े बेटे रमेश चंद्र का विवाह कर चुके थे, जबकि छोटा दिनेश कुमार अभी कुंवारा था। दिनेश सीआरपीएफ की 75वीं बटालियन में श्रीनगर में तैनात था। राजेश ने दिनेश को देखा तो उन्होंने उसे अपनी बेटी रमा के लिए पसंद कर लिया। दोनों तरफ से बातचीत हो जाने के बाद जनवरी 2006 में सामाजिक रीति रिवाज से दिनेश और रमा की शादी धूमधाम से हो गई। पढ़ी लिखी व सुंदर बहू पाकर दिनेश के घर वाले पूरे नहीं समा रहे थे। ससुराल में रमा को सभी का भरपूर प्यार मिला। घर में उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। इस तरह से रमा का सुखमय जीवन व्यतीत होने लगा। शादी के बाद भी शिक्षक बनने की तमन्ना रमा के दिल में थी। इस बाबत उसने पति दिनेश और सास ससुर से बात की तो उन्हें भी कोई ऐतराज नहीं था। जब शिक्षक की भर्ती निकली तो रमा ने भी आवेदन कर दिया। उसने पति दिनेश से अनुरोध किया कि वो किसी भी तरह से उसे नौकरी दिलवाने की कोशिश करे। दिनेश ने पत्नी की बात मानकर जी जान से कोशिश की तो रमा का चयन हो गया। उसे फारुखाबाद के राजीपुरा थाना अंतर्गत चाचूपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षिका के पद पर नौकरी मिल गई। नौकरी लग जाने के बाद रमा का ससुराल में रहना नामुमकिन सा हो गया। दरअसल उसकी ससुराल एटा जिले में थी और नौकरी फारुखाबाद जिले में लगी थी, जो उसके घर के नजदीक थी। इसलिए रमा मायके में रहकर अपनी ड्यूटी करती रही। मायके से आने जाने का साधन भी था और उसके रहने तथा खाने पीने की उचित व्यवस्था भी थी, सो उसे कोई परेशानी नहीं थी। इसके बावजूद दिनेश ने घूस देकर रमा का तबादला एटा कराने का प्रयास किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। रमा का मायके में रहना ना तो उसके पति दिनेश को पसंद था और ना ही सास ससुर को, लेकिन रमा की सरकारी नौकरी थी, इसलिए वे ज्यादा ऐतराज भी नहीं कर सकते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद दिनेश ने मायके में रहने पर ऐतराज जताया तो रमा ने फारुखाबाद या उसके आसपास जमीन या प्लॉट खरीदकर मकान बनाने की सलाह पति को दी। रमा की सलाह मानकर दिनेश ने कोशिश शुरू की तो उसने फारुखाबाद शहर से सटे झगवा नगला गांव में एक प्लॉट खरीद लिया और वहां 3 कमरे बनवा दिए। पूजा पाठ कराने के बाद रमा इसी मकान में रहने लगी। स्कूल आने जाने में पत्नी को परेशानी ना हो, इसके लिए दिनेश ने एक स्कूटी भी खरीदकर उसे दे दी। रमा अब तक एक बेटी और एक बेटे की मां बन चुकी थी। बच्चों की देखरेख वो घरेलू काम के लिए उसने एक महिला को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया था। इसके अलावा रमा का भाई राहुल भी वहाँ आता जाता रहता था, ताकि बहन के मन में असुरक्षा की भावना पैदा ना हो। रमा की सास उर्मिला भी कभी कभी उसके पास आती जाती रहती थी। रमा 2 बच्चों की मां जरूर बन गई थी, लेकिन उसका शारीरिक आकर्षण कम नहीं हुआ था। वो बन संवरकर और महंगा काला चश्मा लगाकर स्कूटी पर घर से निकलती तो लोग उसे मुड़ कर देखते थे। रमा को स्वयं भी अपनी जवानी पर गर्व था, लेकिन ऐसी जवानी का क्या जिसका कोई कदरदान ना हो। दरअसल रमा का पति श्रीनगर में तैनात था। उसे तीसरे चौथे महीने बड़ी मुश्किल से महीना या 15 दिन की छुट्टी मिलती थी। दिनेश जब साथ होता तो रमा की जिंदगी में बाहर आ जाती थी। वो उसके साथ खूब मौज मस्ती करता, लेकिन उसके जाने के बाद उसके जीवन में नीरसता आ जाती। उसका दिन तो स्कूल में बच्चों के साथ कट जाता था, लेकिन रात करवटें बदलते बीतती थी। कभी कभी वो सोचा करती थी कि उसने सैनिक के साथ शादी करके भारी भूल की है। उसे तो ऐसा मर्द चुनना चाहिए था जो उसकी तमन्नाओं को पूरा करता। रमा के मन में पति के प्रति हीन भावना पैदा हुई तो उसका मन भटकने लगा। अब वो जिस्मानी सुख के लिए किसी युवक की तलाश में जुट गई। उन्हीं दिनों एक दिन रमा की मुलाकात अनमोल उर्फ अमन से हुई।
अनमोल फारुखाबाद जिले के थाना मीरापुर के गांव गुठाना का रहने वाला था। उसके पिता महेश चंद्र दिवाकर सेना में थे, किंतु अब रिटायर हो चुके थे। उनके परिवार में पत्नी राजवती के अलावा बेटा अनमोल तथा एक बेटी थी। महेश चंद्र भी संपन्न किसान थे। उनके पास 20 बीघा उपजाऊ जमीन थी। कृषि उपज के साथ उन्हें पेंशन भी अच्छी खासी मिल जाती थी। उनके दोनों बच्चे पढ़ने लिखने में तेज थे। बेटी बीए करने के बाद बीएड कर रही थी, जबकि अनमोल का चयन बीटीसी में हो गया था। वो एटा से बीटीसी की ट्रेनिंग कर रहा था। रमा की बुआ प्रीति की शादी अनमोल के ताऊ सुरेश चंद्र दिवाकर के बेटे मुकेश के साथ हुई थी, इसलिए अनमोल रमा का खास रिश्तेदार भी था। अनमोल शरीर से हष्टपुष्ट व देखने में सुंदर था। वो रहता भी ठाट बाट से था। रमा उसे अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए उस रोज अनमोल रमा के घर अचानक पहुंचा तो उसे देखकर रमा आश्चर्यचकित रह गई। दोनों एक दूसरे को कुछ देर तक अपलक देखते रहे। रमा की खूबसूरती ने अनमोल के दिल में हलचल मचा दी। कुछ पलों के बाद रमा के होठ फड़के। मेरी याद कैसे आ गई अमन, तुमने तो मुझे भुला ही दिया। ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी याद तो मुझे हमेशा सताती रहती है। आज फारुखाबाद शहर में कुछ काम था, तुम्हारी याद आई तो अपने कदम रोक नहीं पाया और चला आया। तुमसे मिलकर दिल को बड़ा सुकून मिला। अब मैं चलता हूँ, मौका मिला तो फिर आऊंगा। अरे वाह, ऐसे कैसे चले जाओगे? आज इतने दिनों के बाद आए हो, कम से कम एक कप चाय तो पीते जाओ, रमा ने मुस्कुराते हुए कहा। अनमोल भी यही चाहता था। कुछ देर में ही रमा 2 कप चाय बनाकर ले आई। चाय पीने के दौरान अनमोल की नजरें रमा की देह पर ही टिकी रही। इसी दौरान जब दोनों की नजरें टकराती, अनमोल मुस्कुरा देता। उसकी मुस्कुराहट से रमा के दिल में हलचल मच जाती। वो सोचती, काश ऐसे पुरुष का साथ मिल जाए तो उसके जीवन में बहार आ जाए। अनमोल रमा से मिलकर अपने घर लौटा तो रमा का खूबसूरत चेहरा उसके दिलो दिमाग में ही घूमता रहा। दूसरी ओर रमा का भी यही हाल था। वो अनमोल की आंखों की भाषा पढ़ चुकी थी। अनमोल जानता था कि रमा का पति फौज में है। वो महीना 15 दिन की छुट्टी पर आता है और फिर चला जाता है, इसलिए रमा देह सुख की अभिलाषी है। अगर उसकी तरफ कदम बढ़ाया जाए तो सफलता मिल सकती है। अनमोल अब अक्सर रमा के घर जाने लगा। वो उसके बच्चों के लिए कुछ न कुछ जरूर लाता। रमा के बच्चे भी उससे हिलमिल गए और उसे अंकल कहकर बुलाने लगे। रमा और अनमोल दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे, लेकिन अपनी बात जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। एक दिन अनमोल सुबह 10 बजे रमा के घर पहुंच गया। रमा उस समय घर पर अकेली थी। उसके बच्चे स्कूल गए हुए थे और वो बन संवर कर बाजार जाने की तैयारी कर रही थी। अनमोल को देखकर वो मुस्कुराकर बोली, अरे अमन, तुम यहाँ इस समय? बच्चे तो स्कूल गए हैं। अनमोल रमा के चेहरे पर नजरें गड़ाकर बोला, रमा, आज मैं बच्चों से नहीं तुमसे मिलने आया हूँ। अच्छा, रमा खिलखिलाकर हंसी। इरादा तो नेक है ना? नेक है, तभी तो अकेले में मिलने आया हूँ। रमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। अनमोल ने सीधे ही मन की बात बता दी। अनमोल, तुमने ये बात कह तो दी है, लेकिन जानते हो प्यार की राह में कितने कांटे हैं? रमा ने गंभीरता से कहा। मैं शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ हूँ, जानता हूँ, फिर भी जब तुम चाहोगी मैं सारी बाधाओं को तोड़ दूंगा, अनमोल ने रमा के करीब जाकर कहा। इसके बाद अनमोल के गले में बाहें डालकर रमा ने कहा, अमन, मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ, लेकिन शर्म की वजह से दिल की बात कह नहीं पा रही थी। अनमोल ने रमा को पकड़कर सीने से लगा लिया। फिर तो मर्यादाएं भंग होते देर नहीं लगी। जिस्मानी रिश्ते की नींव पड़ गई तो वासना का महल खड़ा होने लगा। अनमोल को जब भी मौका मिलता वो रमा के घर आ जाता और इच्छा पूरी करके चला जाता। धीरे धीरे समय बीतता गया तो अमन ने भी अपना दायरा बढ़ा लिया। अब वो कई कई दिनों तक रमा के घर पर रुककर मौज मस्ती करता। रमा रात को अपने बच्चों को डांट टपट कर दूसरे कमरे में सुला देती और खुद प्रेमी अनमोल के साथ रात भर जिस्मानी सुख का आनंद उठाती। कहावत है कि औरत जब फिसलती है तो वो सारी मर्यादाओं को ताक पर रख देती है। रमा फिसली तो उसने भी सारी मर्यादाओं पर पलीता लगा दिया। अनमोल के इश्क में अंधी रमा ये भूल गई कि वो 2 बच्चों की माँ है, उसके परिवार की मान मर्यादा है और उसका पति देश की सुरक्षा में अपनी जान हथेली पर रखे खड़ा है। अनमोल के आने का सिलसिला बढ़ता गया तो पास पड़ोस के लोगों की नजरों में दोनों खटकने लगे। कुछ महीने बाद दिनेश छुट्टी पर आया तो लोगों ने रमा और अनमोल के बारे में उसे बताया।
पड़ोसियों की बात सुनकर दिनेश का माथा ठनकाया। उसने अपनी बेटी व बेटे से पूछा तो दोनों ने बताया कि अमन अंकल घर आते हैं और रात को घर में रुकते हैं। मासूमों ने ये भी बात बताई कि मम्मी उन दोनों को अपने कमरे में नहीं लिटाती, वो उन्हें डांट कर दूसरे कमरे में बंद कर देती है, खुद अमन अंकल के साथ सोती है। दिनेश पत्नी रमा पर बहुत अधिक भरोसा करता था, लेकिन आज उसका भरोसा टूट गया था। उसने गुस्से में पूछा, रमा हमारी गैर मौजूदगी में अनमोल यहाँ क्यों आता है? वो रात में यहाँ क्यों रुकता है? तुम दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पकती है? वैसे मुझे उड़ती खबर मिली है कि तुम्हारे और अनमोल के बीच में नाजायज संबंध है। रमा ना डरी न लजाई, बेबाक आवाज में बोली, जिनके पति प्रदेश में होते हैं उनकी पत्नियों पर ऐसे ही इल्जाम लगाए जाते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। पड़ोसियों ने कान भरे हैं और तुमने सच मान लिया। तुम्हें अपनी पत्नी पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन दिनेश ने रमा की एक ना सुनी। उसने उसे जमकर पीटा और सख्त हिदायत दी कि अनमोल घर आया तो उसकी खैर रही। उसने अनमोल को भी उसके गांव जाकर फटकारा और उसके माँ बाप से उसकी शिकायत की। दिनेश जितने दिन घर पर रहा, अनमोल को लेकर उसका झगड़ा पत्नी से होता रहा। बात बढ़ जाती तो दिनेश रमा की पिटाई भी कर देता। छुट्टी खत्म होने के बाद दिनेश अपनी ड्यूटी पर चला गया। दिनेश के जाते ही रमा और अनमोल का मिलन फिर से शुरू हो गया। हाँ, इतना जरूर हुआ कि अनमोल दिन के बजाय रात को आने लगा था। प्रेमिका की पिटाई से अनमोल आहत था। उसका मन करता था कि वो दिनेश को सबक सिखा दे। रमा जान चुकी थी कि उसके बच्चे उसकी शिकायत दिनेश से कर देंगे, इसलिए अब वो बच्चों से भी सतर्क रहने लगी थी। बच्चों के सो जाने के बाद ही वो अनमोल को फोन करके घर पर बुलाती थी। अनमोल शराब पीता था। उसने रमा को भी शराब का चस्का लगा दिया था। बिस्तर पर जाने से पहले दोनों जाम टकराते थे। मई के महीने में दिनेश छुट्टी लेकर घर आया तो पता चला कि अनमोल मना करने के बावजूद उसके घर पर आता है। रमा उसे मना करने के बजाय उसके साथ शराब पीती है। ये सब जानकर दिनेश का खून खौल उठा। उसने जमकर रमा की पिटाई की और धमकी दी कि जिस दिन वो दोनों को साथ में देख लेगा उसी दिन उनके सीने में गोली उतार देगा। उसने रमा के नाजायज रिश्तों की जानकारी अपने बड़े भाई रमेश चंद्र को भी दे दी। कुछ दिन घर पर रुककर वो फिर वापस अपनी ड्यूटी पर चला गया। लेकिन इस बार दिनेश का मन अपनी ड्यूटी पर नहीं लगा। उसने किसी तरह अपने अधिकारी से आने के 20 दिन बाद ही 15 दिन की छुट्टी ले ली। इसके बाद दिनेश ने छुट्टी मंजूर होने तथा घर आने की सूचना किसी को नहीं दी। हर बार वो छुट्टी मिलने की सूचना फोन करके पत्नी को दे देता था। इसकी वजह ये थी कि वो अचानक घर पहुंचकर देखना चाहता था कि पत्नी पीठ के पीछे क्या करती है। इधर दिनेश के जाते ही रमा और अनमोल फिर से मौज मस्ती में डूबने लगी। उन दोनों को विश्वास था कि अब 4 महीने बाद ही दिनेश छुट्टी लेकर आएगा। लेकिन दिनेश 6 जून 2019 की रात 11 बजे ही अपने घर झगुआ नगला आ गया था। दरअसल वो दोनों को रंगे हाथों पकड़ने तथा उनका काम तमाम करने ही आया था। इस रात रमा का प्रेमी अनमोल घर पर ही था और रमा के साथ बिस्तर पर था। दिनेश ने दरवाजा पीटा तो रमा घबरा गई। दोनों ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े दुरुस्त किए और रमा ने अनमोल को दूसरे कमरे की टांड पर छिपा दिया। फिर उसने जाकर दरवाजा खोला तो सामने उसका पति दिनेश खड़ा था। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी। दिनेश ने देर से दरवाजा खोलने की बाबत रमा से पूछा तो रमा ने नींद में होने का बहाना बनाया। इस पर दिनेश को शक हुआ तो उसने रमा का हाथ मरोड़ दिया और पिटाई कर दी। दिनेश को शक था कि अनमोल घर के अंदर ही कहीं है। अपनी शक की पुष्टि के लिए उसने सभी कमरों की तलाशी ली, लेकिन उसे अनमोल कहीं दिखाई नहीं दिया। अनमोल के ना मिलने से दिनेश का गुस्सा कुछ कम हो गया। उसने कहा कि तुम दोनों को आज मैं एक साथ पकड़ लेता तो दोनों ही जिंदा ना रहते। इसके बाद रमा ने अपने लटके झटके दिखाकर दिनेश का बाकी बचा गुस्सा शांत किया। फिर रमा ने पति को बिस्तर पर संतुष्ट किया। देह सुख प्राप्त करने के बाद दिनेश गहरी नींद में सो गया। पति के सो जाने के बाद रमा ने अनमोल को टांड से नीचे उतारा। दोनों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया। फिर दोनों गहरी नींद में सो रहे दिनेश के पास पहुंचे। दिनेश की राइफल कमरे में ही रखी थी। अनमोल ने लपक कर राइफल उठाई और दिनेश के सीने में 2 गोलियां दाग दी। दिनेश खून से लथपथ होकर तड़पने लगा। इसी समय उसकी छाती पर सवार होकर रमा ने तार से उसका गला घोट दिया। हत्या करने के बाद दिनेश के शव को उन दोनों ने कमरे में छिपा दिया और बाहर से ताला बंद कर दिया।
सवेरा होने से पहले उन्होंने कमरे से खून आदि साफ कर दिया था। 7 जून को दिनेश का शव कमरे में ही बंद रहा। बच्चों ने कमरा खोलने की जिद की तो रमा ने उन्हें बुरी तरह से पीट दिया। फिर रात होने पर अनमोल ने दिनेश के शव को बोरी में भरा और स्कूटी पर रखकर गांव के बाहर खेत में फेंक दिया। शव पहचाना न जाए इसके लिए उसने पेट्रोल डालकर शव को जला दिया। खून सनी चादर भी उसने जला दी थी तथा दिनेश का बैग जिसमें उसके कपड़े वगैरह थे बस स्टॉप जाकर दिल्ली जाने वाली रोडवेज की एक बस में रख दिया तथा मोबाइल तोड़कर फेंक दिया। ये सब करने के बाद अनमोल फरार हो गया था। 8 जून को झगवा नगला गांव के लोगों ने खेत में जले शव की सूचना पुलिस को दी। शव की पहचान न होने से पुलिस ने शव अज्ञात में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर 8 जून को ही रमा ने सास उर्मिला को फोन करके जानकारी दी कि दिनेश छुट्टी लेकर घर आया लेकिन घर नहीं पहुंचा। तब 10 जून को रमेश चंद्र भाई का पता लगाने फारुखाबाद आया और कोतवाली में अज्ञात शव की फोटो देखकर दिनेश की पहचान की। इसके बाद शक के आधार पर उन्होंने रमा, उसके भाई राहुल तथा प्रेमी अनमोल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। कोतवाली पुलिस ने तीनों को पकड़कर पूछताछ की तो हत्या का पर्दाफाश हुआ। 13 जून 2019 को कोतवाली पुलिस ने अभियुक्त अनमोल, राहुल और रमा को फारुखाबाद की कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जिला कारागार भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।